हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा। यह न्याय से संबंधित दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास को अपलोड कर लिया है, जो वीडियो नंबर 4 है। तो प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय है न्याय की प्रकृति और उसके अधिवास की खोज। रिपब्लिक में उनकी इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान दिया गया है कि रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है वह बनता है न्याय से संबंधित, यानी कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है। यानी कि प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है, यदि उसका उपशीर्षक दिया जाए तो उस शीर्षक का नाम होगा न्याय से संबंधित, यानी कंसर्निंग जस्टिस इसका नाम रखा जा सकता है। इस संबंध में बार्कर ने लिखा है कि चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो। अब उस समय यूनान में सोफिस्ट वर्ग का मतलब विदेशी होते थे। तो बार्कर कहते हैं कि प्लेटो चाहे सोफिस्ट वर्ग की अवधारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज में विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है। तो बार्कर कहना है कि चाहे वह सोफिस्ट वर्ग जो विदेशी थे उनका विरोध कर रहा हो या उस समय समाज में विद्यमान जितने भी कुरीतियाँ रही हैं उनका जो है विरोध कर रहा हो, यह प्लेटो का मूल आधार है। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि पुरानी परंपराएं कब तक चलेंगी यदि कोई बदलाव नहीं करेगा तो। क्योंकि जैसा कि इवस्टीन ने कहा है कि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनैतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। तो इवस्टीन ने कहा है कि प्लेटो की जो न्याय संबंधी विवेचन है उसके राजनैतिक दर्शन के सभी तत्व उसमें शामिल हैं। यानी इस राजनीतिक दर्शन में उसके जीवन में जितने भी तत्व शामिल थे, जितने भी उन्होंने बातें कही हैं, वह सब कुछ इस पुस्तक में बताया गया है। वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग हम लोग कानून के आधार पर जो न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के लिए करते हैं। तो आज जो है कानून का मतलब ये होता है, न्याय का मतलब ये होता है जो हमें जज जो है न्यायाधीश कानून के आधार पर ही निर्णय करता है। किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं किया। जो प्लेटो थे उन्होंने कानून के रूप में इसका निर्माण नहीं किया था, वरन नैतिक अर्थ में किया था। जो न्याय शब्द है वह नैतिकता के रूप में उस समय मान्य था। उनके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के पर्यायवाची के रूप में किया गया था। धर्म का पर्यायवाची मतलब लौकिक धर्म। इसका अर्थ केवल यह है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिसका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना चाहिए। तो प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के रूप में किया है। उनका मतलब ये था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और समाज में वो सभी व्यवस्था करनी चाहिए जो सबके हित की दृष्टि में हो, यानी सबके लिए हित के लिए हो। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्तव्य निश्चित करते हैं। जो समाज और राज्य होते हैं, समाज की जैसे आवश्यकता होती है उसके हिसाब से योग्यता के अनुसार व्यक्ति के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो प्लेटो ने कर्म का भी बंटवारा किया था। कोई भी वर्ग किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तो अपने अपने कार्य को करना भी एक न्याय है, यह प्लेटो का कहना है। न्याय की इस धारणा के संबंध में अरस्तु ने कहा, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि अरस्तु इनके शिष्य हैं तो उन्होंने इनके बातों का ही समर्थन किया है। कहा कि न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है, यानी सद्गुण मतलब अच्छा गुण है जो एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। प्लेटो ने न्याय संबंधी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालिक समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का विवेचन और खंडन किया है। तो प्लेटो ने न्याय संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन करने से पहले, यानी कि उन्होंने जो पुस्तक लिखा है रिपब्लिक, इसको लिखने से पहले उस समय जो न्याय व्यवस्था चल रही थी उसका विवेचन किया
उसका अध्ययन किया और उनके हर एक बातों का तर्क के साथ खंडन किया। तो आज हम लोग इसी बात को आगे देखेंगे कि क्या लोग उस समय का प्राचीन काल में अरस्तु के समय में या प्लेटो के समय में जो उस समय कुरीतियाँ विद्यमान थी, जो समाज था, जो शासन व्यवस्था उसमें लागू थी, तो किस प्रकार प्लेटो ने इनका खंडन किया है। आज हम लोग इसी टॉपिक को गौर से देखेंगे। तो न्याय संबंधी विभिन्न सिद्धांत। तो प्लेटो के समय में न्याय से संबंधित कई सिद्धांत लागू थे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत तत्कालिक समाज में व्याप्त न्याय व्यवस्था से पूर्णतः भिन्न था। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, उस समय जो न्याय सिद्धांत चल रहा था उससे बिल्कुल अलग है। प्लेटो ने प्रचलित न्याय व्यवस्थाओं का आलोचना करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो उस समय जो न्याय व्यवस्था चल रही थी, आलोचना करते हुए उनकी व्यवस्थाओं का जो है उन्होंने आलोचना करते हुए प्रस्तुत किया। प्लेटो के समय में प्रमुख 3 सिद्धांत प्रचलित थे, जिन्हें परंपरावादी, उग्रवादी और यथार्थवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो हम इन तीनों सिद्धांतों को 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो परंपरावादी जो सिद्धांत है उसे हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला वाला कि न्याय का परंपरागत सिद्धांत क्या है, ट्रेडिशनलिज्म क्या है। न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादक सिफालस को माना जाता है। जब प्लेटो थे उस समय परंपरावादी सिद्धांत का जो प्रतिपादक थे वो सिफालस थे, जो एथेंस का विदेशी नागरिक था। प्लेटो के संवादों में न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन सिफालस और उसके बाद उनके पुत्र पॉलीमार्कस के द्वारा किया गया था। तो जो परंपरागत सिद्धांत चल रहे थे उसमें जो है सिफालस और उनके पुत्रों का योगदान रहा है। सर्वप्रथम प्लेटो न्याय की परंपरागत धारणा का विश्लेषण करते हैं, जो कि परंपरागत नैतिकता के विचार पर आधारित थे। तो जो परंपरागत धारणा है वह नैतिकता पर आधारित हुआ करता था, जो सदियों से चला आ रहा था। सिफालस के अनुसार, जो परंपरागत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिफालस, उनके अनुसार सत्य बोलना, दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। सिफालस ने कहा यदि आप सत्य बोलते हैं और दूसरों के ऋण को आप चुका देते हैं तो यही जो है न्याय है। उनके पुत्र पॉलीमार्कस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। तो इन दोनों ने अपने अपने जो है नैतिकता के आधार पर परंपरागत तरीके से इन्होंने अच्छी बातें बताई कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण जो है समय पर चुका देना ही न्याय है। जबकि पॉलीमार्कस ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है, यानी जो जैसा है वैसा ही उसे व्यवहार करना चाहिए। अगर दुश्मन है तो दुश्मन की भांति, अगर दोस्त है तो दोस्त की भांति। जो यहाँ पर उचित व्यवहार है यही चल कर के आगे जो है विस्तृत हो जाता है। न्याय के संदर्भ में उचित शब्द का प्रयोग करके परंपरावादी विचारक न्याय को एक कला तथा समता मानते हैं। तो जैसा कि सिफालस और उसके जो अनुयायी हैं पॉलीमार्कस, इनके द्वारा जो उचित व्यवहार का शब्द इस्तेमाल किया गया है, यही आगे चल कर के इन्होंने कहा कि न्याय के लिए यह एक कला और समता है। उनके अनुसार न्याय एक ऐसी कला है जो भलाई तथा बुराई करने की 2 परस्पर विरोधी क्षमताएं रखती है। पॉलीमार्कस और सिफालस के अनुसार उनका मानना है कि न्याय एक कला है जो भलाई और बुराई करने की 2 परस्पर विरोधी क्षमताओं को रखती हैं। यानी कि न्याय के द्वारा हम किसी का जो है भला कर सकते हैं और किसी का बुरा भी कर सकते हैं। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। तो पॉलीमार्कस का कहना है कि यदि मित्र हो तो उसके प्रति अच्छा व्यवहार करें और शत्रु हो तो उसके साथ घृणित व्यवहार करें, यही न्याय है। किंतु प्लेटो न्याय की इस धारणा को स्वीकार नहीं करते हैं। प्लेटो ने कहा कि मित्र के प्रति श्रेष्ठ व्यवहार और शत्रु के प्रति जो है घृणित व्यवहार करना यह उचित नहीं है, क्योंकि इसकी आलोचना करते हुए प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इस सिद्धांत का खंडन निम्न तर्क के हिसाब से किया है। अब उनका जो तर्क है प्लेटो का, उन्होंने तर्क दिया है
प्लेटो कहता है कि सत्य बोलने और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है। यदि आप सत्य बोलते हैं और ऋण चुकाते हैं तो न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही कार्य कुछ परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण और अनुचित हो सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि यदि आप सत्य बोलते हैं, ऋण चुकाते हैं, तो यह कुछ स्थितियों में यह अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। जैसे कि सत्य बोलते हुए दूसरों को अपने देश की सैनिक रहस्यों की जानकारी प्रदान करना अन्याय है। यदि आप अपने देश में रहते हैं, यदि आप अपने सैनिक व्यवस्थाओं को दूसरे किसी को बताते हैं, तो यह आप अन्याय करते हैं अपने लिए और अपने समाज के लिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ चित्त वाले मित्र से अस्त्र ले ले, प्लेटो कहना का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अपने ऐसे मित्र से एक अस्त्र लेता है जो काफ़ी स्वस्थ हो और उसका दिमाग सही हो, ठीक है, और उसके बाद अस्त्र देने वाला पागल हो जाए, जिससे आपने अस्त्र लिया है, आपने शस्त्र लिया है, यदि वह भी इंसान पागल हो जाए और अपने उन अस्त्रों को वापस मांगे, यानी जो इंसान आपको अस्त्र दिया है वह पुनः चाहता है कि आप उसको अस्त्र लौटा दें, तो ऐसी अवस्था में अस्त्र लौटाना एक न्यायपूर्ण कार्य नहीं है, क्योंकि वह क्या है, दिमागी रूप से पागल हो चुका है। यदि आप उसे अस्त्र लौटाते हो, यानी कि आप उसका कर्ज उतारते हो, यानी कर्ज समय पर देते हो, तो यह भी उचित नहीं है, जैसा कि यहाँ पर अस्त्र देने की बातें हो रही हैं। अतः व्यापारिक नैतिकता के आधार पर न्याय की यह जो परिभाषा दी गई है उसे संपूर्ण जीवन पर लागू या अपनाया नहीं जा सकता है। तो पॉलीमार्कस के अनुसार, या फिर कहा जाए सिफालिस के अनुसार, जो उन्होंने कहा है कि समय से कर्ज को उतार देना, यानी कि आप जो भी कर्ज लिए हैं उसको वापस कर दीजिए, और सत्य बोलना, यह न्याय नहीं होता है। तो यहाँ पर प्लेटो ने अपने तर्क के हिसाब से इनको झुठला दिया कि कुछ कंडीशन में आपको झूठ भी बोलना पड़ता है और कुछ में आपको ऋण भी नहीं चुकाने पड़ते हैं। आपने कंडीशन देख लिया। चलिए आगे तर्क देखते हैं प्लेटो का क्या है। इसके अतिरिक्त मित्र के प्रति भलाई और शत्रु के प्रति बुराई की बात करना सरल है। जैसा कि पॉलीमार्कस ने कहा है कि यदि आपका मित्र है तो इसके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करिए, और यदि शत्रु है तो घृणित व्यवहार करिए। परंतु उस दशा में इसका क्या अर्थ होगा जबकि मित्र केवल नाम के लिए ही मित्र हो और यथार्थ में शत्रु हो। व्यवहारिक जीवन में अनेक बार ऐसा होता भी है। तो यहाँ पर प्लेटो ने कहा है कि यदि आप मित्र के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह मेरा जो मित्र है उसके साथ जो हम श्रेष्ठ व्यवहार कर रहे हैं वह हमारे लिए उचित है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सैकड़ों दोस्त मिलते हैं, उन सभी में सभी जो है एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपके सामने मित्र हैं परंतु वह रियल में आपके दुश्मन होते हैं। तो उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। आपको उसी तर्क पर आगे चलते हैं। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या शत्रुओं के प्रति बुराई करना न्याय है। क्या हम अपने दुश्मन के साथ, शत्रु के साथ अगर घृणित व्यवहार कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, क्या हमारे लिए उचित होगा। तो इस आधार पर नैतिकता कहाँ चली जाएगी। यह तो नैतिकता के समान सिद्धांत के विरुद्ध है। यदि हम नैतिकता दिखा रहे हैं तो हम शत्रु के खिलाफ बुराई या फिर उसके साथ अनुचित व्यवहार क्यों करें। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बुराई की जाती है उसका अधपतन हो जाता है। किसी व्यक्ति की स्थिति को पहले की अपेक्षा अधिक खराब करना न्याय कभी नहीं हो सकता। यदि आप किसी व्यक्ति का आप अपमान करते हैं, आप उसे की बुराई करते हैं, तो उसका अधपतन हो जाता है, उसके समाज में जो है बुराइयां फैल जाती हैं और वह पहले की अपेक्षा और भी बेकार हो जाता है। तो यह उसके साथ उचित व्यवहार नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपका दुश्मन आपका दोस्त होता है जबकि दोस्त आपका दुश्मन होता है। चलिए चौथा तर्क देते हैं प्लेटो। इन सब के अतिरिक्त न्याय से के संबंध में सिफालिस और पॉलीमार्कस द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे नितांत व्यक्तिगत हैं। तो प्लेटो ने बताया है कि सिफालिस और पॉलीमार्कस ने जो तर्क दिया है वह व्यक्तिगत है, यह उनके लिए है, एक व्यक्ति के लिए है, जबकि सबके लिए लागू नहीं होता है।
यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण समाज के लिए अहितकर होगा। यदि यह समाज पर लागू किया जाए कि मित्र के साथ अच्छा व्यवहार और शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करे, तो हर एक, जैसे मान लीजिए कोई मेरा दुश्मन है, उसका भी तो कोई दोस्त होगा जो उसके लिए भला चाहता होगा, तो इसलिए यह समाज के ऊपर लागू नहीं हो सकता है। समाज के लिए अहितकर होगा क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज की उपेक्षा करेगा। समष्टि की कल्याण की दृष्टि से किया गया कार्य ही न्याय हो सकता है। उपयुक्त कारणों से प्लेटो न्याय की परंपरागत धारणा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं प्लेटो यहाँ पर समष्टि के कल्याण यानी कि विश्व कल्याण की दृष्टि से किया गया कार्य ही न्याय है, बाकी जो परंपरागत तरीके से जो न्याय की अवधारणा दी गई है वह स्वीकार नहीं है।